रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस में बोला था या ऐसा ही बोला था कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो माध्यम द्वारा प्रकाश को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी तरह से जब आप लोगों को क्या होता है कि लेंस से किरण गुजरती है तो लेंस द्वारा कुछ प्रकाश एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके वजह से प्रतिबिंब स्पष्ट एवं चमकीला यानी तीव्र नहीं बनता है, धुंधला प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और क्या है कि इसमें क्रोमेटिक एबिरेशन पाया जाता है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था कि जब किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंग में बंटती है। तो और वही कहा था कि जब लेंस के सामने, लेंस दो प्रिज्मों का संयोग है, जब लेंस के सामने कोई वस्तु लाई जाती है तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उस प्रतिबिंब में कई प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, इसको क्रोमेटिक एबिरेशन कहा जाता है। तो चूँकि यह रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप डबल कन्वेक्स लेंस से बना हुआ है, इसलिए किरणें एब्जॉर्ब भी होती हैं और क्रोमेटिक एबिरेशन भी उत्पन्न हो जाता है, अर्थात प्रतिबिंब स्पष्ट एवं चमकीला नहीं बनता है। और क्या है कि जो प्रतिबिंब बनता है उसमें भी कई गो रंग दिखाई देते हैं। इस दोष का निवारण करते हुए 1668 ईस्वी में न्यूटन ने एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था, अपवर्तक, और न्यूटन ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया, यानी उन्होंने परावर्तक दूरबीन बनाया। और इस दूरबीन को चूंकि न्यूटन ने बनाया, रिफ्लेक्टिंग सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है। और चूंकि न्यूटन ने बनाया इसलिए इसे न्यूटनियन टेलीस्कोप भी कहा जाता है। तो ऐसा न कि ढूंढते रह जाए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, न्यूटनियन टेलीस्कोप भी लिख देगा तो उसको आप समझिए कि वो आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ही है, जिसको न्यूटनियन टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इस टेलीस्कोप में क्रोमेटिक एबिरेशन भी नहीं पाया जाता है, यानी अब एक दोष खत्म हो गया, क्रोमेटिक एबिरेशन नहीं पाया जाता है। और इस टेलीस्कोप से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है स्पष्ट एवं चमकीला, इतना चमकीला कि माने बहुत अच्छा हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से ये कि भाई न्यूटन द्वारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया गया। इस टेलीस्कोप को रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप या न्यूटनियन टेलीस्कोप भी कहा जाता है। ये 1668 ईस्वी में बनाया गया। इसमें क्रोमेटिक एबिरेशन नहीं पाया जाता है और इसमें प्रतिबिंब भी स्पष्ट एवं चमकीला बनता है। इसमें एक बड़ा सा ऐसे इतना ही चौड़ा नली होता है जिसका मुंह खुला रहता है। तो ये आपको कर दिया कि एक नली है, ये आपको चौड़े मुंह वाला एक नली है, क्या होगा इतना बना देते, एक नली है, इस नली को टी मान लेते हैं। और इस नली में एक कनकेव मिरर लगा रहता है। ऐसे याद रहे कि एक कनकेव मिरर लगा रहता है, लेंस नहीं बोल रहे हैं, मिरर लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। और इस अवतल दर्पण का फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। फोकल लेंथ और अपर्चर बहुत बड़ा होता है। ये ऑब्जेक्टिव का काम करता है, यानी आपने क्या कहा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव है। और क्या कहा कि ये आई पीस है, याद आ रहा है, जब देखे होंगे तो याद आ रहा होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस से होता है और ये ऑब्जेक्टिव मिरर का है, अवतल दर्पण का है। और इसका ये एक्सिस हो गया, जिस तरह से इन दोनों का ये एक्सिस हो गया उसी तरह से ये एक्सिस हो गया। और मान लिया कि ये इसका फोकस है, लेकिन मिरर के फोकस से पहले ही
एक समतल दर्पण व्यवस्थित कर दिया जाता है। ये आपको समतल दर्पण हो गया। और ये समतल दर्पण ऑब्जेक्टिव के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। और क्या है कि यहाँ पर एक लेंस होता है। ये आपको एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ और अपर्चर छोटा होता है और ये आई पीस का काम करता है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव तो मिरर का होता है और आई पीस जो है वो लेंस होता है। इस लेंस का हम लोग ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं कि ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इस लेंस का। अब जिस वस्तु को देखना है, जैसे मान लीजिए चांद को देखना है, तो इस नली को ऐसे उठाएंगे और चांद की तरफ कर देंगे। चांद की तरफ कर देंगे तो चांद से पैरेलल किरणें आएंगी। आएंगी तो किस पर पड़ेंगी? मिरर पर। अरे मिरर न लगाए हुए हैं, मिरर पर पड़ेगी। तो ये चांद से आने वाली किरणें हो गई और ये किरणें पैरेलल होकर मिरर पर पहुंच रहे हैं और मिरर पर से रिफ्लेक्ट होके ये आपको यहाँ पहुंच लिया समतल दर्पण पर। फिर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंच लिया समतल दर्पण पर। अब यह रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला आया, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला आया और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पर जो है कन्वर्ज हो गए और कन्वर्ज हो गए तो अनंत की वस्तु का यानी चांद का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया ए डैश। कन्वर्ज के वजह से बना है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब है, छोटा प्रतिबिंब है, चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब है। एक अब इससे चलने अब आई पीस को एडजस्ट कर दिया जैसे इसमें एडजस्ट करते थे और यहाँ से तब किरण चल रहा है और चल करके ये एक किरण ऑप्टिक सेंटर पर आ गया, ऐसे चला गया सीधे और एक किरण ऐसे आ गया और ये किरण अपवर्तित होकर ऐसे चला गया। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहीं जा कर के डाइवर्ज हो जाएंगे दोनों किरण। जहाँ पर डाइवर्ज होंगे वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा। ये अंतिम प्रतिबिंब हम बी डैश मान लेते हैं। ये अंतिम प्रतिबिंब बना तो ये डाइवर्ज के वजह से बना तो वर्चुअल इमेज हो गया। इसकी अपेक्षा तो सीधा है लेकिन चांद की अपेक्षा क्या हो जाएगा? उल्टा। तो ये उल्टा प्रतिबिंब बने, ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा और वर्चुअल इमेज बनेगा और यह स्पष्ट और चमकीला होगा। इसमें किसी तरह का क्रोमेटिक एबेरेशन भी नहीं पाया जाएगा। तो इसमें जो दो दोष था वो दोनों दोष यहाँ पर खत्म हो गए। लेकिन और इसका प्रतिबिंब ये आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा? तो जितना इसका आवर्धन क्षमता बताए हुए हैं FO बटा FE, FO इसका फोकल लेंथ है और FE इसका फोकल लेंथ है, उतना ही इसका हो जाता है M बराबर माइनस FO बटा FE। FO इसका फोकल लेंथ है कनकेव मिरर का और FE कन्वेक्स लेंस का। परंतु इसमें भी एक और दोष आ जाता है नया। दूसरे तो खत्म किया, तीसरा का एगो आ जाता है। कौन? तो स्फेरिकल एबेरेशन, गोलीय विपथन। आपको याद होगा कि स्फेरिकल एबेरेशन के बारे में कहा था कि जब वस्तु को लेंस या मिरर के सामने लाई जाती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा नहीं बल्कि कर्व बन जाता है।
इसको स्फेरिकल एबिरेशन कहा जाता है, गोलीय विपथन कहा जाता है। तो इसमें एक नया विपथन की वो प्रतिबिंब जो बी डैश बनता है वो सीधा नहीं बनता बल्कि वक्र बन जाता है, यानी स्फेरिकल एबिरेशन आ जाता है। अब इसको भी दूर करना है तो ये आपको एक कैसिग्रेन नाम का वैज्ञानिक आता है, और कैसिग्रेन ने एक नया टेलीस्कोप बनाया जिसको कैसिग्रेन टेलीस्कोप कहा जाता है। इस टेलीस्कोप में वो भी खत्म हो जाता है, यानी वो स्फेरिकल एबिरेशन भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो आप यूज किए हैं मिरर, ये स्फेरिकल कनकेव मिरर है, यानी ये गोला है, गोला में से ये काट लिए हैं, यही कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर को स्फेरिकल कनकेव मिरर या गोलीय अवतल दर्पण कहा जाता है। न्यूटन के टेलीस्कोप में गोलीय अवतल दर्पण का यूज किया गया है, लेकिन कैसिग्रेन ने अवतल दर्पण का यूज किया परंतु एलिप्टिकल गोला। आप लोगों को याद होगा कि बताए थे कि अंडाकार गोले को एलिप्टिकल कहा जाता है। तो इसी में से इन्होंने काट लिया, यानी ऐसा मिरर लिया इन्होंने, अर्थात इन्होंने जो अवतल दर्पण लिया वो एलिप्टिकल कनकेव मिरर लिया, एलिप्टिकल अवतल दर्पण लिया, अर्थात उन्होंने जो अवतल दर्पण लिया वो ऐसा अवतल दर्पण लिया, ठीक, जिसका मुंह थोड़ा ही है, ये अवतल दर्पण हो गया। इस अवतल दर्पण के बीचों बीच में एक छेद बना दिया जाता है, यहाँ पर एक गोल छेद भी रहता है, और इसके सामने एक छोटा सा कन्वेक्स मिरर व्यवस्थित कर दिया जाता है। ये आपको उत्तल दर्पण हो गया, इसी में लगा रहता है। हाई जो मिरर लगाए हुए प्लेन मिरर, इसी के बदला में ये कन्वेक्स मिरर लग जाता है। इसी तरह से जैसे कहा कि चांद को देखना है तो ऐसे हम मुंह ऊपर करेंगे, तो ऐसे ही इसका मुंह ऊपर करेंगे तो चांद से आने वाली पैरेलल किरणें ऐसे आ रही हैं और आ रही हैं। फिर क्या है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पर पहुँच रही है, ये रिफ्लेक्ट होके इस पर पहुँच गई, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके भाई छेद से होते हुए यहीं पर कन्वर्ज होता है, और कन्वर्ज होता है तो ये ए डैश जो दिखाए हैं वो प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, और हाई वाला आई पीस हो गया, ये आपको आई पीस हो गया जो आपने इसमें लिया हुआ है, और इस आई पीस द्वारा अब इसका दूर कहीं दूर प्रतिबिंब बना लेते हैं। तो खाली हमको ये न दिखाना है कि इसमें स्फेरिकल एबिरेशन भी समाप्त हो जाता है, इसलिए पूरा काय को दिखाएंगे कहीं बना देंगे। तो ये हो गया आपको स्फेरिकल एबिरेशन भी इसमें से दूर हो जाता है, और इस तरह से इसमें सब खत्म हो जाता है, यानी कि आपको वो क्या कहते हैं कि स्फेरिकल एबिरेशन भी खत्म हो जाता है, क्रोमेटिक एबिरेशन भी खत्म हो जाता है, अब प्रतिबिंब जो स्पष्ट और चमकीला मिल जाता है, धुंधला प्रतिबिंब भी नहीं मिलता है, ठीक। अब इसके बाद से क्या है कि आपको रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में अंतर, तो ये लिख देंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और ये लिख देंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो अब क्या है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी इस दूरबीन और इस दूरबीन में अंतर, तो क्या कहेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव उत्तल लेंस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव अवतल दर्पण होता है, इसमें प्रकाश का अवशोषण होता है, इसमें प्रकाश का अवशोषण लगभग नगण्य होता है,
नंबर 3, इसमें प्रतिबिंब स्पष्ट एवं चमकीला नहीं बनता है, इसमें प्रतिबिंब स्पष्ट एवं चमकीला बनता है। नंबर 4, इसमें क्रोमेटिक एबिरेशन पाया जाता है, इसमें स्फेरिकल एबिरेशन पाया जाता है, परंतु इसका भी निवारण कर दिया गया है। अरे इसका भी निवारण कर दिया गया है, यानी इसमें किसी तरह का ये एबिरेशन नहीं पाया जाता है। ये 4 अंतर हो गया। एक और बड़ा क्लियर कट सा क्वेश्चन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अंतर स्पष्ट करें। तो इधर लिख दीजिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इधर लिख दीजिएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और बीच में लाइन खींच के आप ये कर दीजिएगा क्या कि नंबर 1, इसके द्वारा छोटी और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में होता है। इसका उपयोग छोटी और माइक्रोस्कोपिक वस्तुओं को देखने में होता है। इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में होता है। इसके ऑब्जेक्टिव का अपर्चर और फोकल लेंथ छोटा होता है। इसके ऑब्जेक्टिव का अपर्चर और फोकल लेंथ बड़ा होता है। नंबर 3, वो क्या हो गया कि इसका आई पीस यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आई पीस, वो क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव की तुलना में आई पीस का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आई पीस का फोकल लेंथ और अपर्चर ऑब्जेक्टिव की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। और इसमें क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव की तुलना में टेलीस्कोप के आई पीस का अपर्चर और फोकल लेंथ छोटा होता है। नंबर 4, इसकी आवर्धन क्षमता -VO/U × 1+D/FE होता है, और इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/FE × 1+FE/D होता है। ठीक, ये दोनों भी हम नोट्स में लिख दिए हैं। तो आप लोगों क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप तो शायद लिखवा दिए थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हिंदी अंग्रेजी दोनों में भेज दिए हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नोट्स नहीं लिखे हो तो लिख लीजिएगा, और लिख लिए हो तो कोई बात नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी लिख दिए हैं, टेरेस्ट्रियल का भी लिख लीजिए, और क्या है कि आज ये भी लिख लीजिए। और लिख करके जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे हमने आप लोगों को बताया वैसे काम कीजिए। हम काम से दबने वालों में से नहीं हैं।